जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं तो आपकी सैलरी आपके लिए दूसरी प्राथमिकता बन जाती है और आपका काम आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज जो मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, जब उन्हें भी सैलरी कम मिलती थी तब उनके दिमाग में भी कई ख्याल आते थे, लेकिन उन्होंने अपने काम को अपनी प्राथमिकता समझा। इनके पिताजी प्रिंसिपल, माताजी प्रोफेसर, प्रिंसिपल और इनकी बहन शिक्षक रहीं। वहीं से इनके दिल में भी शिक्षक बनने की चाह जागी और अब ये पिछले कई वर्षों से शिक्षण संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर आशीष तिवारी जी से। सी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ रचना श्रीवास्तव और आज हमारे इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर आशीष तिवारी जी से, जो कि एचओडी हैं फिजिक्स के बडेरिया ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज में। अतुल्यम एकेडमी में 11th और 12th को फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप बडेरिया ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, साथ ही 11th-12th को फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो क्या कनेक्शन है? क्यों इस तरफ आना हुआ आपका? देखिए जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं शुरू से हायर एजुकेशन में था और मैंने ये देखा कि जो बच्चे आते हैं उनको हायर एजुकेशन की फिजिक्स पढ़ने में दिक्कतें इसलिए आती हैं कि उनका बेस बहुत कमज़ोर रहता है जी, स्कूल लेवल पे, जी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं। तो फिर मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं 11th-12th के बच्चों को पढ़ाऊँ। उससे नो डाउट सोशल सर्विस भी है कि अगर मैं उनके फाउंडेशन, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो एक तो उनको हायर एजुकेशन में बहुत बेनिफिट होगा, अच्छे नंबर्स आते हैं उनके। और दूसरा कहीं न कहीं एक ये भारत माता की भी सेवा है कि भारतवर्ष रिसर्च में तभी आगे बढ़ पाएगा जब बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट, उनको लॉज़ जो वो पढ़ रहे हैं, न्यूटन के लॉ हैं, आइंस्टीन के सम इक्वेशंस हैं, वो जब उनको बेस क्लियर होगा तभी तो वो नए इन्वेंशंस करेंगे। और भारत की तरक्की तभी संभव है जब हमारे यहाँ जितने ज़्यादा इन्वेंशन हो। जी, अदरवाइज़ हम कहीं न कहीं गुलामी में अभी भी फँसे हुए हैं कि अब्रॉड कंट्रीज़ में कोई भी एक नया रिसर्च होता है, वो इंडिया को सेल कर देते हैं, हम सब उनके पराधीन हो जाते हैं। तो इन सब से हमको थोड़ा-सा बेनिफिट तभी मिलेगा जब हमारे यहाँ ज़्यादा रिसर्च होगा। तो ये मेरा एक उद्देश्य था 11th-12th के फील्ड में आने का। जी। फिज़िक्स को काफ़ी टफ़ सब्जेक्ट माना जाता है। अक्सर अखबारों में हेडलाइन होती है हुँ। कि फिज़िक्स ने बच्चों को रुलाया। तो क्या फिज़िक्स सच में इतना टफ़ है? देखिए टफ तब है जब आपको समझ में ना आए, और अगर आपको समझ में आ जाए तो उससे इंटरेस्टिंग कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट नहीं है। ये मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये है कि आप पढ़ते समय उसको कभी भी मॉगअप ना करें कि आपने उसको याद कर लिया, जिसको अपन कहते हैं रट लिया। रट लिया। अगर आप इस माइंडसेट से उसको पढ़ेंगे तो आपको बेहद कठिन लगेगा। आप कोशिश करिए कि उसको एक-एक चीज़ जो उसमें लिखी है, एक-एक वर्ड, एक-एक इक्वेशन, उनको समझने का प्रयास करिए कि ये कहाँ से आ रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि आपको ना याद करना पड़ेगा, एग्ज़ाम के दिन आप इतने फ्री माइंड से जाएँगे कि यार सब कुछ तो समझा हुआ है, केवल जाके वहाँ लिखना ही बस तो है। तो अब जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको समझिए, उसकी गहराई में जाइए और याद करने वाला जो पार्ट है उसको छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए कि अखबार में हेडलाइन आएगी कि बच्चों ने इस बार राहत की सांस ली, फिजिक्स के पेपर के बाद मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जी, बिल्कुल। भारत में काफ़ी सारे फिज़िक्स के लीजेंड फिगर हैं। आप सबसे ज़्यादा किससे इम्प्रेस हैं और क्यों? देखिए, मुझसे अगर व्यक्तिगत पूछा जाए तो सभी महान थे, सभी का बहुत योगदान है, जी, पर मेरी पर्सनल लाइकिंग जो है, वो कहीं न कहीं सर सीवी रमन के लिए ज़्यादा है। जी, और उसका रीज़न ये है कि मैंने जब उनके बारे में पढ़ा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेती थी, जैसे आजकल यूपीएससी होता है और उससे आईएएस बनते हैं। जी, तो उन ज़मानों में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम लेती थी, उससे आईएएस से भी कहीं बहुत बड़ी पोस्ट, मतलब 2-3 स्टेट आपके अंडर में रहते थे। जी। उन्होंने वो एग्ज़ाम क्रैक किया और कलकत्ता में वो पोस्टेड हुए, बहुत बड़ी पोस्ट थी ऑडिटर जनरल की। लेकिन उनका रुझान केवल और केवल साइंस के लिए रहता था। तो एक बार की घटना है कि वो लोकल ट्रेन से जा रहे थे और उनकी नज़र पड़ी एक साइंस इंस्टीट्यूट, कल्टीवेशन सेंटर ऐसा नाम था उसका, साइंस कल्टीवेशन सेंटर। तो वो ट्रेन हालाँकि धीरे थी, कलकत्ता की लोकल ट्रेन थी, वो चलती ट्रेन से कूद गए और वहाँ गए वो और उन्होंने उस इंस्टीट्यूट के ओनर से कहा कि मुझे यहाँ जॉब दे दीजिए आप।
तो वो भी बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि सर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, इतनी सैलरी आपकी, मैं कैसे दे पाऊंगा आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप एक रूम दे दीजिए रहने के लिए और मेरा थोड़ा बहुत जीवन चल जाए उतना आप खर्च दे दीजिए। वो तैयार हो गया। उसके बाद उन्होंने लगभग 6-7 साल वहाँ रिसर्च किया, और रिसर्च मजे की बात यह है किस चीज पे किया कि पानी का रंग नीला क्यों होता है। हाँ, वो एक बार शिप से जा रहे थे तो उनकी नजर पड़ी थी, तो 7-8 साल तक उन्होंने केवल यही रिसर्च किया कि पानी का रंग नीला नीला क्यों है। क्यों? और आप देखिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ये कि उन्होंने पहले से ही टिकट करवा ली थी जहां नोबेल प्राइज मिलता था। उनको मालूम था कि मैं वर्ल्ड को ये बताऊंगा और जी। मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा। हाँ, और वहीं से रमन इफेक्ट की शुरुआत हुई, उनका नाम फेमस हुआ। जी। तो मुझे ये लगता है कि आज लोगों का रुझान जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पीएससी, यूपीएससी, पावर है, पैसा है, उसकी तरफ भाग रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो थे उनको वो सब मिल चुका था, और उन्होंने उसका सेक्रीफाइस उन पोस्ट का इसलिए किया उन्होंने कि बिकॉज ऑफ फिजिक्स, हम्म। बिकॉज ऑफ साइंस। इसलिए मेरी नज़रों में उनके लिए बहुत सम्मान है। और खैर भारत सरकार भी, उनको जब नोबेल प्राइज मिला था उसी दिन 28 फरवरी को जो है साइंस डे का जो सेलिब्रेशन होता है वो उन्हीं की याद में किया जाता है। जी। तो वो मेरे सबसे प्रिय, कहना चाहिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जिनको मैं देता हूँ, सर जी। सीवी रमन। जैसे आपने भी बात की पीएससी और यूपीएससी के जी एग्जाम्स जी। की, तो यूपीएससी या पीएससी में फिजिक्स सब्जेक्ट को चुनना कितना सही है, क्योंकि ज्यादातर लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हैं। देखिए ऑप्शनल के रूप में फिजिक्स को लेना नो डाउट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत डेप्थ है इसमें, जी। बहुत वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हैं। वही मैंने कहा कि जिसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जी। जिसको बिल्कुल जुनून कहना चाहिए, इस सब्जेक्ट में जुनून है, जी। उसके लिए तो बहुत शानदार है इसको लेना, बहुत अच्छा स्कोर करेगा। जी। लेकिन एक और मजेदार बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आजकल के जो सिलेक्शंस आप देखेंगे यूपीएससी पीएससी में, मैक्सिमम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेडिकल जी। बैकग्राउंड बिल्कुल। उनके हो रहे हैं, और वो सब्जेक्ट कौन सा लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, इस तरह के आर्ट्स के सब्जेक्ट, और उसको एक बार में क्रैक कर लेते हैं। तो मैं बच्चों को एक बड़ी जोरदार चीज बताना चाहूंगा कि जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो एक तो ये सब्जेक्ट आपकी बहुत जबरदस्त तरीके से रीजनिंग लॉजिक डेवलप करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसको पढ़ने के बाद किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वो चीजें तो आपके अंदर डेवलप हो चुकी हैं, लॉजिक, रीजनिंग। अब वो जो बच्चा है वो हिस्ट्री के सन भी याद करेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसको 1945 कोई सन याद करना है, तो एक जनरल अदर सब्जेक्ट वाला उसको सीधे याद करेगा, और एक ये जो फिजिक्स पढ़ के गया है ये ऐसा करेगा कि 4 और 5 का +9 आता है तो 1945। हम्म। तो उसका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, वो बिल्कुल, ट्रिक्स ग्राफिकल आ जाती है। ग्राफिकल स्टडी जी। करेगा, जी। मैप को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करेगा। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे आप उसको लेते हैं तो भी सफलता है, और उसके बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेते हैं तो जी। भी आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। जी। 10th के बाद स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या सब्जेक्ट लें, जी। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या कई बार गलत ले लेते हैं तो फिर उन्हें चेंज करना पड़ता है। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस तरह चुनाव करना चाहेंगे? देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि माँ बाप जो हैं, गार्जियंस हैं, वो अपने एम्बिशन को कि जी। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, जी। तो मेरा बच्चा बन जाए, और उसको 10th के बाद साइंस के सब्जेक्ट दिलवा देते हैं। बच्चे में वो चीज है नहीं, और बच्चे को जबरदस्ती वो सब्जेक्ट मिल गया है, अब उसका मन नहीं लगता है, तो फिर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, फिर वो डाइवर्ट होता है दूसरी जी। चीजों में। जी। तो मेरा ये कहना है पेरेंट्स से कि आप बच्चे को जज करिए। अब जज कैसे करें, आप गार्जियंस पूछेंगे कि सर हम जज कैसे कर लें। तो देखिए बड़े छोटे छोटे तरीके होते हैं कि आप बचपन से ही जज कर सकते हैं कि आप बच्चे को खिलौना दे रहे हैं, खेलने के लिए टॉय दिया आपने, और बच्चा खेल बाद में रहा है और उसके स्क्रू को खोल पहले रहा है, पूरा खोल डाला उसने, जी। तो आपको एक आभास हो जाता है कि भाई ये बच्चा जो है ये टेक्निकल बैकग्राउंड का है। ठीक है, फिर पढ़ने में आप ऑब्जर्व करिए कि भाई कितने ज्यादा घंटे वो किस विषय को दे रहा है। हम्म। पता लगा वो हिस्ट्री, सोशल साइंस इनमें ज्यादा समय दे रहा है, साइंस में कम समय दे रहा है। हम्म। और फिजिक्स मैथ्स के पेपर के 1-2 दिन पहले उसको बुखार आ रहा है। हम्म। तो आप समझ जाइए कि भाई ये आर्ट्स का बच्चा है। हम्म।
और अगर वो साइंस के पेपर के एक दो दिन पहले बड़ा स्ट्रेस फ्री है कि अब अगला पेपर में कोई टेंशन नहीं है, ये आप एथ नाइन से ही जज करना चालू कर दीजिए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको सोशल साइंस के पेपर के पहले रेस्टलेस बुखार आ रहा है, मतलब वो बुखार उनके स्ट्रेस के कारण आ रहा है। तो आपका ऑब्जर्वेशन शुरू से ही जारी रहना चाहिए। और फिर 10th पे आके आप बच्चे से एक बार पूछिए कि बेटा सबसे अच्छा तुम्हें कौन से विषय पढ़ने में मजा आता है, जिसमें तुम कितने भी घंटे बैठे रहो तुम्हें थकान नहीं लगती है। फिर वो जो बच्चा बोलेगा कि मुझे इसमें आता है, तो आप उसी से रिलेटेड उसको वो स्ट्रीम दिलवाइए। आजकल जॉब, ल्यूक्रेटिव जॉब्स हर फील्ड में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ये फिजिक्स पढ़ेंगे तभी हमको जॉब मिलेगा, साइंस पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे जॉब अवेलेबल है। और आप मजे की बात ये बताना चाहूंगा कि मेरी डॉटर ने लॉ लिया हुआ है तो अब मैंने उसको 9th-10th में देखा कि उसका भारी रुझान है, और उसका एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में उसका 10th क्लास में आर्टिकल पब्लिश हो गया। तो मुझे लगा ये तो अलग ही बच्ची है, ये साइंस की नहीं है, इसको तो अलग। तो उसने बोला भी कि पापा मैं लॉ फील्ड में जाना चाहती हूँ। मैंने बोला बिल्कुल आप गो अहेड। और मैंने उसको लॉ, और वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो आप कभी भी आप क्या हो उसकी परछाई बच्चे पे मत डालिए, वो एक इंडिविजुअल है। और बहुत अच्छा हमारे यहाँ की मूवीज भी बन रही हैं। 3 इडियट मूवी में भी यही दिखाया गया है जो अपन शुरू से बोलते आ रहे हैं। तो आपको इसको जो है वो फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बात की कि बच्चे काफ़ी प्रेशर में होते हैं सब्जेक्ट चुनने को लेकर, और पेरेंट्स भी साथ में। तो इसी तरह इतना प्रेशर है पढ़ाई का कि बच्चे आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह पढ़ाई करें और किस तरह प्रेशर ना लें, या क्या आप कोई काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं? देखिए काउंसलिंग में तो हम लोग करते ही, करना ही पड़ती है टीचिंग प्रोफेशन में बच्चे को देख के। अगर वो नहीं पढ़ रहा है, डिप्रेशन में है, तो आपको उसके रूट कॉज पे जाना चाहिए कि वो क्यों डिप्रेशन में है, उसका मन क्यों नहीं लग रहा है। तो उसके कई पहलू होते हैं। पहला पहलू जो हम लोगों ने देखा है कि जो उसको पढ़ाने वाले हैं वो उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा रहे हैं, जिससे वो दूर हटता जा रहा है। और एग्जाम का प्रेशर, होमवर्क का, अब उसको अच्छे से समझाया नहीं जा रहा है। हम समझते हैं कि हमारे बच्चे में कमी है। तो आप सारे रूट कॉज स्टडी करिए कि क्या वो जो जहाँ पढ़ रहा है क्या वहां से वो सेटिस्फाई है। फिर दूसरी चीज, पढ़ाई के अलावा आप कोशिश करिए कि बच्चे की एक ना एक हॉबी रहे। इसका बहुत बड़ा योगदान है कि बच्चा 4 घंटे लगातार पढ़ रहा है, अब उसके बाद उसको थोड़ा डाइवर्जन दीजिए। उसकी एक हॉबी उसको डेवलप करने बोलिए। अब हॉबी में वो गिटार बजा रहा है, पेंटिंग कर रहा है, गार्डनिंग कर रहा है, वो एक हेल्दी डाइवर्जन है। वहां से वो डाइवर्ट होके वहां जाएगा, वहां से उसको पॉजिटिव एनर्जी गेन करेगा वो। तो इन सब चीजों को अप्लाई करने पे उसको थोड़ा म्यूजिक सुनने दीजिए, स्पोर्ट्स देखने। एकदम गार्जियन से बोलते भाई अब तुम 11th में आ गए, अब तुम 12th में आ गए, 10th का बोर्ड है, आज से टीवी बंद, मोबाइल बंद। नहीं, ऐसा मत करिए मेरी राय में। उसको करेक्ट वो कैसे यूज करे, और उसका एक टाइम बांध दीजिए कि भाई बेटा आधा घंटा तुम्हारे लिए टेलीविजन का है, आधा घंटा मोबाइल का है। उसको दुनिया में सब चीजों से लिंक रहने दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एकदम आइसोलेटेड कर दिया। ये सब कारण जो है वो ये डिप्रेशन के। और कुछ बड़े अच्छे मैंने इंटरव्यूज पढ़े थे एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का। उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने आप को रोज पढ़ाई के दौरान पुरस्कार देता था और एट द सेम टाइम पनिशमेंट भी देता था। तो बोले ये कैसी बात है, अपने आप को रिवॉर्ड, अपने आप को पनिशमेंट। तो उन्होंने ये बताया कि भाई मैं रोज टारगेट सेट करता था कि भाई आज मेरे को ये चैप्टर खत्म करना है, और अगर मेरा वो चैप्टर खत्म हो गया उस दिन तो फिर मैं रिवॉर्ड, फिर मैं मूवी देखता था, चाट खाने जाता था। और अगर वो मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैं रात को सोने के 2 घंटे कम करता था, वो पनिशमेंट था मेरे लिए। तो बच्चों को इस टाइप की आप बताएं बातें कि बेटा अपन टारगेट फिक्स करो, आज इतना पढ़ना हो जाए, उसके बाद बढ़िया क्रिकेट मैच का आनंद लो, फुटबॉल मैच का आनंद लो, क्योंकि तुम्हारा टारगेट है। तो वहां से उसका ब्रेन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो इन सब चीजों से कोशिश ये देखेंगे आपके बच्चे में कभी भी डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से नहीं आएगा। जी बिल्कुल। स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है वो समय जब वो 11th-12th में होते हैं, क्योंकि उनको 11th-12th भी पढ़ना होता है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कई लोग आईआईटी की भी प्रिपरेशन साथ साथ में करते हैं। तो ऐसे में आप क्या सजेशन दें, क्या टिप्स देंगे कि दोनों इजीली हो जाएं? ये देखिए आपने बहुत ही कहना चाहिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे को 12th में 75% लाना है, क्योंकि जेडब्ल्यू एडवांस के रूल्स ऐसे आ गए हैं कि अगर आपने 12th में इतने परसेंट नहीं लाए तो आप भले ही आईआईटी क्रैक कर लो, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ 12th परसेंटेज।
अब दोनों की जो पढ़ाई है उसका पैटर्न एक पूरा ऑब्जेक्टिव आ रहा है और एक पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है क्वेश्चन बिल्कुल। पेपर। अब दोनों को कोप अप करना, अब बच्चे, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी इंस्टीट्यूट, है ना, अब बच्चा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है फॉर आईआईटी, वो उसको केवल शॉर्टकट्स बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना वो बता रहे हैं, तो वो दूर होता जा रहा है थ्योरेटिकल एग्जाम जो उसको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। जी। तो मेरा सजेशन ये होता है कि सबसे पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे उस थ्योरी को, उस लॉ को बड़े डेप्थ में पढ़िए। जब आप उसके कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर लेते हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, और हाँ, उनको पढ़ने के बाद एक जो बच्चों में हैबिट खत्म होती जा रही है, लिखने की हैबिट खत्म होती जा रही है, जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चे का हाथ ही नहीं चल रहा। अब उसके कई रीजन हैं, ड्यू टू 2 साल कोविड का निकला है। हम्म। आज बच्चा सोशल मीडिया के कारण हर चीज टाइप कर रहा है, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे। तो हमारे जमाने में भाई, उन्होंने बोला कि दादाजी को पत्र लिखो, आप भेजो, तो माँ बाप बहुत प्रैक्टिस करवाते थे कि आप पूरे समय लिखते रहिए। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। बिल्कुल। अब ईमेल है, व्हाट्सअप है, और व्हाट्सअप में भी देखिए बड़ा ये अजीब सी चीज है कि वो उसकी खुद की लैंग्वेज डेवलप हो गई है। हम्म। थैंक्स को वो THX लिख देंगे। बिल्कुल। अब वो बच्चे धीरे धीरे उसके अंदर ये चीजें डेवलप होती जा रही हैं। अब वो परीक्षा में भी वैसे ही लिख रहा है, शॉर्टकट में वर्ड्स लिख रहा है। तो अब ये दोनों चीजों को एक साथ अगर हमको पैरेलली करना है, तो बच्चे को पहले तो जो भी बुक्स होती हैं, खासकर एनसीईआरटी की जो बुक है, उसको आप, और भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनको आप पूरा पढ़िए। पढ़ने के बाद आप क्या करिए, उसको लिख लिख के दो दो तीन तीन बार देखिए। ये जी। बच्चों को अगर जिनने फॉलो कर लिया तो वो देखेंगे उनको बहुत बेनिफिट होगा। और साइकोलॉजिकल भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप किसी चीज को 4 बार 5 बार लिख लेते हैं, तो ब्रेन का एक पार्ट अपन कहते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन, जी। वहां पे वो चला जाता है। और आप इसका चमत्कार देखेगा बच्चा कि जब वो एग्जाम में लिखेगा, तो एग्जाम में लिखने में उसका हाथ पहले चलने लगेगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया है वो चीजें। तो आप जितनी बार पढ़ी हुई चीज को लिख लिख के देखेंगे, अब उससे आपको बेनिफिट क्या हो रहा है कि वो परमानेंट मेमोरी में जा रहा है। दूसरा, एग्जामिनेशन में जो टाइम मैनेजमेंट का क्राइसिस आता है कि भाई 3 घंटे में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जी। तो आपकी राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो शुरुआत में आप हर थ्योरी के टॉपिक को बड़े डेप्थ में दो दो तीन तीन बुक से पढ़िए, जी। उसको लिख लिख के देखिए। तो ये आपका 12th का पार्ट हो गया। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब आप थ्योरी को बहुत ही डेप्थ में पढ़ लेते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं, तो आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वो बड़े आसानी से बनने लगते हैं आपसे। तो आप किसी एक चीज को फोकस ना करें। बच्चा गलती यही करता है कि हम आईआईटी में जाना, भाई हम केवल ऑब्जेक्टिव करेंगे, हम शॉर्टकट्स लगाएंगे, और वो थ्योरी पार्ट उसको लिख के देखना उसको इग्नोर कर देता है। तो आपको दोनों चीजों को मैनेज करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम से भी सीख सकते हैं कि भाई एक ही प्लेयर है, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, वो टेस्ट मैच में भी खेलते हैं, वनडे में भी खेलते हैं, और एट द सेम टाइम 2020 में भी खेलते हैं। तो उनकी तो सारी प्रैक्टिस रहती है कि भाई, उनको कैप्टन ने बोल दिया कि भाई आज पूरा दिन आपको निकालना है, भले ही रन बनाओ ना बनाओ, लेकिन हम्म। हटना नहीं पिच से आप। जी। अब वो प्लेट कर करके खेल के पूरा दिन निकल, मैच ड्रॉ करवाना है बोले तो आप बस खड़े रहो। हम्म। अब वो पेशेंस लूज नहीं करता, बिल्कुल पूरा दिन निकाल देगा। जी। 2020 में वही कैप्टन उससे बोलता है कि भैया 5 ओवर में किसी भी कीमत पे 100 रन चाहिए इनको, अब तुम टेक्निकल शॉट खेलो कि कैसे भी हेलीकॉप्टर शॉट खेलो, जी। बस 100 रन चाहिए। तो वो वैसी बैटिंग करता है। तो अब आपको 12th का एग्जाम जो है, वो आप समझ लीजिए भाई, वनडे टेस्ट मैच है। वहाँ 3 घंटे में आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। और जो आप JEE नीट की बात कर रहे हैं, और वो 2020 का मैच है, वहां तो आपको बिल्कुल। बहुत फास्ट खेलना है। तो अब ऐसा नहीं होता कि एक प्लेयर बोलेगा मैं केवल 2020 खेलूंगा, मैं तो वनडे खेलूंगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आप मैच भी देख रहे हैं, मूवीज भी देख रहे हैं, तो वो भी आपको लेसन देते हैं कि भाई हमको भी ऐसे तैयार रहना, हमको दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना। जी। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि 11th 12th में बच्चे डमी एडमिशन ले लेते हैं जी और जी। उसके बाद अपनी या तो कोचिंग कोई ज्वाइन कर लेते हैं या घर पर ऑनलाइन। ये कितना सही है, क्या ये ठीक है? देखिए, हर चीज़ों के प्लस माइनस दोनों होते हैं। जी। डमी अगर कोई बच्चा ले रहा है, तो उसकी मजबूरी ये है कि अगर मुझे आईआईटी में जाना है, तो मुझे मिनिमम 12-13 घंटे पढ़ाई करनी है। ये कटू सत्य है, बिल्कुल आपको 4-4 घंटे हर सब्जेक्ट को रोज देने ही पड़ेंगे। अदर देन योर कोचिंग टाइमिंग, आपको कोचिंग में भी 3-4 घंटे बैठे हो आप, घर आके आप 12 आवर्स पढ़ रहे हो। अब इस बीच में आप स्कूल जाते हैं, तो आपकी काफ़ी एनर्जी क्या होगी, वहाँ पे लॉस हो जाएगी। बिल्कुल।
लेकिन दूसरा पहलू ये है कि बच्चे को इतना सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला, कि जब वो कमरे में बंद है 12 घंटे, सोशली कांटेक्ट खत्म हो गया उसका, स्कूल की एक्टिविटीज से बाहर हो गया है, तो हर बच्चा ऐसा नहीं होता है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है। फिर वहां से उसमें बंद रहने के कारण, सोशली कट जाने के कारण डिप्रेशन आना चालू हो जाता। 2-4 दिन तो वो बहुत पढ़ेगा, उसके बाद फिर उसका मन उछटने लगेगा। तो अब ये अगेन मैं फिर से कहूंगा कि गार्जियंस का बहुत बड़ा रोल है कि आप अपने बच्चे को तौलिए कि क्या वो इतना सेल्फ डिटरमेंट, सेल्फ मोटिवेटेड है कि वो एक कमरे में बंद होकर 12 घंटे पढ़ाई कर सकता है, कर पा रहा है, वेरी गुड, आप ये डिसीजन ले लीजिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि नहीं बच्चा भाई वैसा नहीं है, तो उसको फिर स्कूल जाने दीजिए, वहाँ की सारी एक्टिविटीज में वो रहेगा तो वो एक नॉर्मल रहेगा। हाँ, साथ ही साथ उसको पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि 12 घंटे वाले ही क्रैक कर पाते हैं। अब वो बच्चे के कैलिबर पे होता है, कई बच्चे 4 घंटे में दूसरे बच्चे के 12 घंटे के बराबर पढ़ लेते हैं। तो फिर ऐसे बच्चे को आप कट ऑफ मत करिए सोशल सर्कल से, उसको स्कूल जाने दीजिए, वहाँ की एक्टिविटीज, वहाँ के एनवायरनमेंट, एक रूटीन सेट रहता है उसका। घर में जब बच्चा रहता है तो वो कभी 10 बजे सो के उठ रहा है, क्यों, घर ही में तो रहना है, कहीं जाना ही नहीं है, तो पूरा रूटीन डिस्टर्ब होता है, हेल्थ भी अफेक्टेड होती है। तो दोनों चीजों के प्लस भी हैं और माइनस भी हैं। आपको गार्जियन को ये जजमेंट करना है कि आपका बच्चा जो है वो किस कैटेगरी में आता है, उसके बाद फिर आप ये निर्णय लें। जी। एक और समस्या है बच्चों की कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। पेरेंट्स की भी कह सकते हैं हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, 1 घंटे में ही उठ जाता है, या कई बच्चे 4-4 घंटे की सीटिंग होती है उनकी। जी जी तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि कम समय में हम ज़्यादा नॉलेज जी, गेन कर ये हम सकें? लोग भी फेस करते हैं प्रॉब्लम, जब गार्जियंस आते हैं बोले कि सर ये तो 1 ही घंटा पढ़ता है, 2 ही घंटा पढ़ता है, आप इसको मोटिवेट करिए कि ये घंटे बढ़ाए। जी। तो अब मैं एक कोटेशन आपको बता रहा हूँ जो मुझे जी। बहुत पसंद है। इट इज नॉट द आवर यू पुट इन, इट इज वॉट यू पुट इन द आवर। भाई कितने घंटे आपने लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, 1 घंटे में आपने कितना किया वो बिल्कुल। महत्वपूर्ण है। तो बच्चे जो है उनके आईक्यू सबके अलग अलग रहते हैं, ग्रास्प करने की कैपेसिटी अलग अलग रहती है। अब एक बड़ी फेमस मैंने घटना पढ़ी थी कि एक वैज्ञानिक थे, उनके बचपन की घटना थी कि वो क्लास में बैठे थे और टीचर आए मैथ्स के, उनने बोला कि 1 से लेके 100 तक प्लस करो आप, 1+2+3, उन्होंने बोला 1 घंटा कट जाएगा आराम से, बच्चे करते रहेंगे। अब वो जो फ्रंट में बच्चा बैठा था उसने पेन भी नहीं चलाया, तो उन्होंने बोला भाई तुम नहीं कर रहे हो इसको, तो उन्हें आंसर बता दिया। बच्चे ने बोले सर ये आंसर है। वो टीचर भी चौंक गए कि यार ये पेन इसने चलाया नहीं और आंसर बता दिया। उससे पूछा बेटा आपने कैसे किया, तो उसने बोला सर 1 से 100 है, तो 100 यहाँ का और यहाँ का 1, तो 101 हुआ। फिर मैं यहाँ से आगे आया तो 99, यहाँ पे 2, फिर 101 आ गया। तो ऐसे 50 टाइम्स चल रहे हैं अपन, तो 101 × 50 ये आंसर हो गया। वो टीचर भी चौंक गए कि इसका आईक्यू लेवल क्या है इतने छोटे से बच्चे का। जी। अब अगर ऐसा बच्चा है वो 1 ही घंटे पढ़ रहा है तो वो तो 10 घंटे के बराबर है। तो बच्चे को आप घंटे के लिए प्रेरित ना करें, उसको ये बोलें कि भाई बेटा आप भले ही 2 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन 2 घंटे आपका 100% कंसंट्रेशन रहना चाहिए। जी। उस बीच में कोई विचार, कोई अदर थिंग्स, तो आप बहुत अच्छे से ग्रास्प करोगे। जी। और अगर आप दिखाने के लिए बैठे हो 10 घंटे, तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एक मैं और घटना की चर्चा करना चाहूँगा, जो जी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, बहुत ही सम्मानीय आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनकी मैंने एक घटना पढ़ी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी कि वो जब प्रेसिडेंट के पहले वो डीआरडीओ में डायरेक्टर थे, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफेंस का, उसमें डायरेक्टर थे वो। तो उनका घर बेंगलोर में था, और ये एक न्यूज़पेपर में मैंने घटना पढ़ी थी। तो उनका जो घर था उसके बगल में एक बारात घर था। अब वो बारात घर में आए दिन शादी है, अब शादियों में जैसे होता है डीजे है, बारात आ रही है, बहुत हल्ला गुल्ला। तो वहाँ के जो कलेक्टर थे उनको लगा कि भाई ये इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और ये ऐसी जगह रह रहे हैं, इनको डिस्टरबेंस होता होगा, तो वो उनके पास गए कि सर ये बारात घर को अपन हटवा देते हैं। अब उनका आप जवाब सुनिए। उन्होंने जवाब दिया कि बोले मैं जब टेबल में बैठता हूँ किताब लेके, तो बगल वाला क्या बोल रहा है मुझे वो भी सुनाई नहीं देता, वो तो बहुत दूर है घर, उसको रहने दीजिए वहाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो दिस इज 100% कंसंट्रेशन। तो बच्चों को मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि बेटा आप जब भी पढ़ाई करने बैठे, उस समय आप ऐसा पढ़े 100% कंसंट्रेशन से कि आपके बगल में कोई बात कर रहा है वो भी आपको ना सुनाई दे। फिर आप केवल 2 घंटे पढ़िए, आप देखेंगे 12 घंटे के बराबर पढ़ाई हो जाएगी आपकी। बिल्कुल। ये इसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल।
एक और लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर हैं या ऑफलाइन, क्या आप क्या सजेस्ट करते हाँ, ये कोरोना के बाद से एकदम से बूम आ गया है हैं? जी। ऑनलाइन क्लासेस का। तो अब देखिए, ये भी बड़ा कठिन प्रश्न है कि ऑनलाइन की ऑफलाइन। जी। इसमें थोड़ा सा वेटेज अपन ऑफलाइन को दे सकते हैं। रीज़न क्या होता है कि जैसे हम लोग टीचिंग फ्रेटर्निटी के हैं, और टीचिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है टीचर का रोल, वो होता है आई स्कैनिंग। हम जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ हर बच्चे को स्कैनिंग करते रहते हैं, उसके फेस एक्सप्रेशन। जी। हम जो पढ़ा रहे हैं 12th का, मान लीजिए उसमें कोई फॉर्मूला एक हम यूज कर रहे हैं वो 10th का है, तो वो बच्चे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, उसकी आईज में एक भाव अलग आते हैं, वो समझ में आ जाता है कि ये बच्चे ने 10th में नहीं पढ़ा हुआ है। हम वहीं रोक देते हैं क्लास, और उस फॉर्मूले को फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा 10th में हो सकता है, बिना उसके नाम लिए कि बेटा आपने हो सकता है 10th में अच्छे से ना पढ़ा हो, मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। ये चीज पॉसिबल है केवल ऑफलाइन क्लास में। अब उसके बाद एक आता है मोटिवेशन, कि मैंने क्वेश्चन पूछा, एक बच्चे ने आंसर दे दिया, बाकी बच्चों को लगने लगता है यार ये आंसर दे रहा, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मैं और पढ़ूंगा। हम्म। फिर ऑफलाइन में अब एक बड़ी गहरी बात है कि ऑनलाइन में आप नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास होती है उसमें नॉलेज के साथ साथ क्वालिटी ट्रांसफर होती है। अब आप बोलेंगे क्वालिटी कैसे ट्रांसफर होती है। मान लीजिए मेरा लेक्चर है 9:40 पे, और मैं 9:35 पे रोज आके क्लास में खड़ा हुआ हूँ, बच्चे आते जा रहे हैं लेट, उनको एक संकोच हो रहा है कि यार सर पहले खड़े हैं, मैं जी। बाद में जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक क्वालिटी ट्रांसफर कर दी, टाइम की पंक्चुअलिटी। फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ, अच्छे शब्दों का, जी। तो मैं कई क्वालिटी ट्रांसफर करता जा रहा हूँ। ये पॉसिबल है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में वन वे ट्रैफिक है, वो टीचर अपना लेक्चर बता रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, उनका कोई रिएक्शन बच्चों का, हाँ अब आप टाइप करोगे वो बाद में आंसर आएगा। तो लेकिन ऑफलाइन में ये है कि समय के भी काफ़ी कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, कि हम बहुत दूर रहते हैं, 1 घंटा हम पढ़ने जा रहे हैं केवल ऑफलाइन के लिए, तो हमारा 1 घंटा वेस्ट हो रहा है, आने में 1 घंटा, जाने में। फाइनेंशियल कई लोगों को कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, वो नहीं दे पाते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट, पैसे जो हैं, तो फिर ऑनलाइन बड़ा चीप पड़ता है। तो फिर बीच का रास्ता अपन ये बताते हैं कि आइदर ऑफलाइन या ऑनलाइन में आप जो लाइव सेशंस होते हैं, जहाँ पे आप इमीडिएटली जो प्रोफेसर है, टीचर है, उससे आप इमीडिएटली इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहीं रोक के आप क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इट इज नियर अबाउट ऑफलाइन। ओके। एक और बड़ी समस्या है फिजिक्स में कि न्यूमेरिकल्स सबसे ज़्यादा आते हैं और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसी से घबराते हैं, तो ऐसी क्या ट्रिक आप बताएं जो बच्चे इसे इजी समझने लगे? देखिए, न्यूमेरिकल्स तो बेस है फिजिक्स का, जितने आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना ही आपका स्ट्रांग होगा। जी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि न्यूमेरिकल्स, अब आप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आप पढ़ना। न्यूमेरिकल इज जस्ट लाइक डिटेक्टिव सीरियल्स, जो सीआईडी और ये सब चैनल में जो सीरियल्स आते हैं जी। सीआईडी, उसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो कुछ क्लूज जो रहते हैं उनको पकड़ते हुए, ढूंढते हुए और मुजरिम तक पहुंच जाती है। बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल का आपको एक एक शब्द पढ़ना पड़ता है, और वो न्यूमेरिकल बनाने वाले उसमें क्लू छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला कि एक डिस्क है, उस पर बड़े जेंटली 2 मास रख दिए, जेंटली फॉर 2 मासेस। अब आप पढ़ रहे हो जेंटली, लेकिन उसने वो क्लू छोड़ा हुआ। जेंटली मतलब आपने कोई टॉर्क अप्लाई नहीं किया, और जब आप टॉर्क एक्सटर्नल नहीं अप्लाई करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई होना है, उसके लिए उसने क्लू छोड़ा है जेंटली। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ओके। तो अब आप उसको उस नजरिए से देखिए, वाह यार ये तो डिटेक्टिव सीरियल है, एक एक शब्द में पकड़ूंगा, उससे मुझे पता चलेगा कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं, और मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा। जी। सो बहुत थ्रिल होता है, 1-2 दिन ऐसे करने के बाद आपको तो फिर लगता है कि बाकी चीजें बेकार हैं। जी। यही सबसे मजेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी जैसे नीट की बात की है, तो नीट के स्टूडेंट्स में काफ़ी एक गुस्सा होता है कि हमें मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो फिजिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है? तो क्या कहेंगे इस पर? ये आपकी बिल्कुल सही बात है। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो वो बेचारे सम्मान के कारण, भारत के संस्कार ऐसे हैं कि, और जबलपुर तो संस्कारदानी है, जी। बच्चा कुछ बोलता नहीं है नीट वाले, बायोलॉजी वाले, पर उनकी आंखों में एक गुस्सा दिखता है जी। कि सर हमें आगे चल के मेडिसिन लिखना, इलाज करना, आप ये फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं, नीट में क्यों रख दिया फिजिक्स हमने। जी। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि
पहला स्टेप तो आप पढ़ोगे तभी नीट क्वालिफाई कर पाओगे, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद सक्सेसफुल डॉक्टर, आप कभी डॉक्टर से मिलना जो सक्सेसफुल है, आपको लगेगा इनकी, मैं मिला हूँ, मुझे ये फील होता है यार मेरी से ज्यादा तो इनकी फिजिक्स स्ट्रांग है। जी। तो सक्सेसफुल वही वो डॉक्टर होता है जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग होती है। क्यों? डॉक्टर और इंजीनियर दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। इंजीनियर को दो तीन मौके मिल सकते हैं, भाई कोई इंस्ट्रूमेंट है खराब है आप ठीक कर रहे हैं तो बिल्कुल। फिर से मौका मिल गया। जी। डॉक्टर को केवल एक बार, आप घुटने चेंज करना है, एक मौका है बस। मरीज दोबारा नहीं आएगा कि डॉक्टर साहब गड़बड़ है फिर से कर दो। जी बिल्कुल। अब घुटने नी रिप्लेसमेंट करना है तो हर व्यक्ति का वेट अलग है, उसके घुटने का शेप अलग है, अर्थ से रिएक्शन कितना आ रहा है, तो वो पूरी फिजिक्स लग रही है। डॉक्टर को पूरी फिजिक्स पता होना चाहिए तभी वो परफेक्ट नी रिप्लेसमेंट। जी। आईज स्पेशलिस्ट, 12th क्लास में पूरा लेंस का चैप्टर है, कॉन्वेक्स कॉनकेव। आईज बिल्कुल। में हालांकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो जब आप लेंस पूरा पढ़ेंगे तभी ऑप्थेमोलॉजिस्ट आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं। सारे पैथोलॉजी के टेस्ट जो हैं, पूरे पैथोलॉजी, वो पूरा बेस्ड है आपका 11th का फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन, ये सारे टॉपिक्स पे बेस्ड है पूरा। तो जब आप ये पढ़ेंगे और जब डॉक्टर बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो सारी चीजें अप्लाई हो रही है वहां पे। तो अब अपना गुस्सा कम करिए और आज से ही फिजिक्स को एक दूसरी दृष्टि से देखिए कि भाई ये मुझे डॉक्टर तो बनाएगा, लेकिन सफल डॉक्टर भी यही बनाएगा। बिल्कुल। अब कुछ मैं पर्सनल सा आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ जी कि जी। आप कैसे टीचर हैं बच्चों के लिए? काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं या फिर काइंड हैं? बच्चे अपनी समस्याएं लेके इजीली आपके पास आ पाते हैं? देखिए, स्ट्रिक्ट तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, आज तक शायद ही मैंने किसी बच्चे को डांट फटकार लगाई होगी। जी। और मेरा ऐसा मानना है, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, मैं सभी टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ जी। कि टीचर अगर अपने विषय में महारत रखता है और एक इंटरेस्टिंग वे में, हाँ बच्चा ये चाहता है कि जो बुक में है वो आप मत बताइए, वो तो हम भी पढ़ सकते हैं, जी। आप कुछ नया बताइए। तो वो जो लॉ है वो तो है, लेकिन मेरा क्या इंटरप्रिटेशन है उसमें, मेरा क्या इनोवेशन है, मैं किस दृष्टि से उसको लाइफ से एनालॉजी करके लिंक करके समझा रहा हूँ, वो बच्चा चाहता है कि आप कुछ नया दीजिए। और उसमें सब चीजें आप क्लब करिए, लाइफ को भी लेके आइए, एग्जाम्पल्स बिल्कुल उसके जीवन के दीजिए, तो बच्चे को इंटरेस्ट पैदा होने लगता है। और जब बच्चे को इंटरेस्ट आने लगता है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 घंटे हम लोगों ने देखा है कि बच्चे का सिर भी नहीं हिलता है ऐसे, वो लोग कंसंट्रेशन से सुनता रहता है। हम्म। तो डांटने की जरूरत तब पड़ती है जब आप में कमी रहती है। अगर आप में कोई कमी नहीं है, आप उस विषय में महारत है, आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहे, तो बच्चे को कभी भी डांटना नहीं पड़ता, आप बिलीव रखिए जी बिल्कुल। ये बताइए कि आप फिजिक्स में कैसे थे इसमें। अपने जब आप पढ़ते थे? जी जी, हकीकत में बोलूँ तो पहले मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। जी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मैं उसके गहराई में गया, शुरू में तो मैं ठीक था, एवरेज था, लेकिन बाद में मुझे पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा ये तो फिलोसफी ऑफ लाइफ है, सारी जगह मैं इसी को देख रहा हूँ, और मेरा फिर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और अब तो काफ़ी हर जगह वही दिखता है मुझे। बिल्कुल। तो फैमिली और फिजिक्स के अलावा और क्या करते हैं आप फ्री टाइम फ्री टाइम में मेरी हॉबी है, सिंगिंग है मेरी हॉबी, में? और थोड़ा सा रीडिंग है, अदर सब्जेक्ट अदर देन फिजिक्स। ओके, तो आप क्या 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? बिल्कुल, बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है कि बेटा जब पढ़ते पढ़ते आप थोड़ा सा बोर हो जाए तो मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, उससे एक आपको जोश आएगा, फिर पढ़ने में मन लगेगा। तो मैं जी। 2 लाइन आप लोगों के लिए, बिल्कुल। किशोर कुमार मेरा फेवरेट सिंगर है, उन्हीं की मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, साथी न कारवा है ये तेरा इम्तिहान है, जब कभी ऐसे कोई मस्ताना अपनी ही धुन में होके दीवाना, शाम सुहानी बन जाती है दिन इंतजार के, ओ राही ओ राही। वाह! थैंक यू। बहुत मतलब आप अच्छे टीचर ही नहीं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो चलते-चलते हमारे व्यूअर्स को, खास तौर से स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सबको यही है कि बच्चों को आप फोर्स मत करिए, साइंस के लिए तभी उसको जाने दीजिए जब उसका रियल अंदर से इंटरेस्ट आपने भी देखा हो, जी। उसने भी देखा हो, फिर वो बहुत अच्छा करेगा, और जिस फील्ड में जाना चाहे जाने दीजिए उसको। जी, यही बिल्कुल। मैसेज है हमारा।
बिल्कुल, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के थैंक लिए यू, थैंक यू और वेरी मच। हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर आशीष तिवारी जी से, जो फिज़िक्स के टीचर हैं, जिन्होंने काफ़ी बच्चों को ऑब्ज़र्व किया कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके सॉल्यूशन देते हैं वो। तो इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।